हेलो गाइस। और आप सभी कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये फिज़िकल केमिस्ट्री की ये वीडियो नंबर 2 है। कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी और आज इस सेकंड वीडियो अपलोड की जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोहर का परमाणु मॉडल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोहर का परमाणु मॉडल क्या होता है। तो बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं हम क्या होता है। ठीक है जी। आज का टॉपिक है हमारा बोहर का परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल। तो हम बात करते हैं बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में। देखो, पहले मैं इसकी आपको कहानी सुना देता हूँ बोहर के परमाणु मॉडल की क्या होती है, क्योंकि उससे जो है आपको उससे थोड़ा इजी हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। देखो, 1913 की बात है ये। 1913 में क्या हुआ, वैसे तो आप सभी को ये बात पता होगी कि जो परमाणु मॉडल है ये सबसे पहले किसने दिया था? ये रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, एक मिनट सुनो सुनो। ये रदरफोर्ड ने दिया था। परमाणु का सबसे पहले मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, जो ये रदरफोर्ड का मेरा जो मॉडल था, जो रदरफोर्ड था, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, परमाणु मॉडल। ठीक है, इस मॉडल के अंदर कुछ कमी थी। ठीक है, इस मॉडल के अंदर देखो जी, ये क्या है, सिंपल आप समझ लो, ये है आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है जी, और इस मॉडल के अंदर कुछ कमी थी। इन कमियों को दूर करने के लिए, जो आपके बोहर नाम के वैज्ञानिक थे एक, ठीक है, इन्होंने 1913 में अपना एक मॉडल दिया। ठीक है जी, अपना एक मॉडल दिया। ठीक है, और इस मॉडल की इन्होंने क्या किया? ठीक है, अपना एक परमाणु का मॉडल दिया 1913 में। किसने दिया? ये दिया आपके बोहर ने। बोहर नाम के जो वैज्ञानिक थे, बोहर ने दिया है। ठीक है, और ये जो इन्होंने मॉडल दिया, इस मॉडल की इन्होंने देखो चिरस्मिथ सिद्धांत, और दूसरा होता है क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांत के आधार पर इन्होंने अपना एक मॉडल दिया। ठीक है, और उस मॉडल की कुछ परिकल्पना थी, इन्होंने कुछ पॉइंट दिए। तो मैं वो पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट क्या बताया इन्होंने? पहला पॉइंट हम जान लेते हैं इनका। सबसे पहला पॉइंट बताया था इन्होंने, देखो जैस पहला पॉइंट ये बताया था, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, देखो ये एक परमाणु है। ठीक है, ये हीलियम का एक परमाणु है। ये क्या है? ये इसका नाभिक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर काट रहे हैं। ये ठीक से नहीं बना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, ये मुझे हंसी आ रही है इसको देखकर। इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काट रहे हैं इसमें। ठीक है,
तो पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर सेकेंडरी वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट उन्होंने ये दिया कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, मोशन करते हैं। पहला पॉइंट आपका ये हुआ। अब जानते हैं इनके सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट क्या बताया इन्होंने। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। देखो, सेकंड पॉइंट इन्होंने ये बताया अब ये बताओ, एक मिनट, ये क्या है, इस तरीके से कक्षा। ठीक है जी, इसको हम किससे प्रेजेंट करेंगे, इसको के से, इसको एल से, इसको एम से, इसको एन से, ऐसे प्रेजेंट करते हैं ना। ये बहुत सारी कक्षाएं हैं। ठीक है, अब इन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ पे चक्कर काटेगा, कभी यहाँ मोशन करेगा, कभी यहाँ करेगा, कभी यहाँ चक्कर काटेगा। ठीक है, तो इनमें जज पाना मुश्किल है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में परिक्रमा कर रहा होगा। इसमें करेगा, इसके बाद इसमें से इसमें, फिर घूम के इस वाली में आ जाएगा। तो उन्होंने फाइनली ये बताया, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में परिक्रमा करता है, परिक्रमा करता है जिनमें उनका कोणीय संवेग कितना होता है, h/4π। देखो, h/4π का समाकलन पूर्णांक होता है। क्या होता है, समाकल पूर्णांक होता है। ठीक है, तो फाइनली ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अब जानते हैं हम, तो और जान लेते हैं सेकंड पॉइंट के बारे। तो फाइनली उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करता है जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π कितना होता है, h/2π का पूर्ण समाकलन पूर्णांक होता है। तो थर्ड पॉइंट के बारे में जान लेते। थर्ड पॉइंट क्या था। ठीक है, हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट। तो उन्होंने तीसरा पॉइंट क्या बताया, तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि आप ये बताओ, ये सपोज करो ये कक्षा है। ठीक है, और ये क्या है, ये नाभिक है। अरे कक्षा भी ठीक नहीं बन रही मेरे पे, तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। देखो, ये क्या है, ये नाभिक है और ये कक्षा है। ठीक है, और इसको प्रेजेंट करते हैं के, इसको एल, इसको एम, इसको, ये तो आपका नाभिक है। ठीक है, ठीक है, और ये क्या है, ये यहाँ पे ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसके अंदर क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फाइनली थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या बताया, ये बताया। देखो, जब इलेक्ट्रॉन, देखो, किसी भी कक्षा के अंदर मोशन करेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ करो चाहे इस कक्षा में के में करो, चाहे एल में, एम में। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा के अंदर मोशन करता है, या वो घूमता है, या चक्कर लगाता है, ठीक है, तो फाइनली क्या करता है, वो जो ऊर्जा होती है, ठीक है, जो आपकी ऊर्जा होती है, जब वो चक्कर लगाएगा यहाँ पे किसी भी कक्षा के अंदर, तो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। और जब वो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है, तो आप ये कह सकते हो, जो मेरी जो कक्षा है, कक्षा प्लस इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे के, आप कह सकते हैं दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है,
दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि एक दूसरे से क्या होते हैं, संगुणित रहते हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है ना। और ऐसी कक्षाओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी कक्षाओं को जो हम कहते हैं ना, जो आपकी ऐसी कक्षाएं होती है, ऐसी कक्षाओं को हम या तो स्थिरावस्था है या फिर ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर। तो नेक्स्ट पॉइंट के साथ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, ठीक है। अरे ये भी ठीक नहीं बना, फिर से ऐसे ही बनेगा। देखो ये कक्षा है, ये आपका क्या है, नाभिक है। और ये इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसको L, इसको M, ठीक है। और आप एक और बना सकते हो इसमें चाहे, ठीक है। इसको K से, इसको L से, इसको M से, इसको N से, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन ये मोशन कर रहा है, देखो जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा के अंदर मोशन कर रहा है, इसके अंदर कर रहा है, इस वाली कक्षा के अंदर, जो आपकी फर्स्ट वाली कक्षा है, देखो ये वाली जो आपकी कक्षा है, ये वाली, ये आपकी E1। और जब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी मोशन कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, और यहाँ भी कर रहा है, और यहाँ भी कर रहा है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, यानी कि चक्कर लगा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से E1 से E2 में आता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन E1 से E2, यानी कि आप कह सकते हो जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में आता है या दूसरी कक्षा में मोशन करता है या कूदता है, तो क्या करता है, जो आपकी ऊर्जा होती है उसका अवशोषण करता है वो, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो ऊर्जा होती है उसका अवशोषण होता है। जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है, तो क्या होता है, जो ऊर्जा होती है उसका अवशोषण होता है, ठीक है ना। और आप सर जी ये और बताओ, जो इलेक्ट्रॉन था पहले तो पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में आ रहा था, जब इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में जाएगा तो क्या होगा, आपने बिल्कुल सही पूछा। तो उस समय क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उस समय एक ऊर्जा का एक विकिरण, क्या होता है, ऊर्जा का एक विकिरण, एक मिनट, क्या, जब इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में जाता है तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का एक विकिरण के रूप में ऊर्जा अवशोषित करता है, ठीक है ना, अवशोषित या उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो फाइनली अब हमने सारे पॉइंट जान लिए, अब इन्हें और थोड़ा देख लेते हैं हम। अरे क्या हुआ है, जूम नहीं हो रहा, हो गया, जान लेते हैं। देखो ये रहा पहला पॉइंट। देखो सन 1913 में बोहर ने रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल के दोषों को दूर करने हेतु तथा परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए चिस्मस यांत्रिकी तथा क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक परमाणु मॉडल दिया, ठीक है। देखो एक परमाणु मॉडल दिया, ठीक है। आप पहले इसके कुछ पॉइंट दे रखे, इन्होंने पहली शर्त क्या रखी, ये बताया इन्होंने,
जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करता है। ठीक है जी, ये बताया इन्होंने। अब सेकंड पॉइंट की ओर देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बताया? सेकंड पॉइंट में इन्होंने ये बताया, इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण के लिए नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव है। बिल्कुल सही बात है। देखो जी, ये नाभिक है, ये नाभिक है, ये कक्षा है, और एक कक्षा ये रही। बहुत सारी कक्षा होती है। इलेक्ट्रॉन चाहे इस कक्षा में मोशन कर सकता है, चाहे इसमें कर सकता है, चाहे इस कक्षा में मोशन कर सकता है, परंतु इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका क्या होता है, यानी कि कौन सी कक्षाओं में मोशन करते हैं? उन्हीं कक्षाओं में मोशन करते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग कितना होता है? h/2π। कितना होता है? h/2π का समाकल पूर्णांक होता है। यदि m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन, यदि सपोज करो यहाँ पे क्या है, एक m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में v वेग से गति कर रहा है, तब उसका कोणीय संवेग कितना होगा? बोहर की अभिकृति के अनुसार तब उसका कोणीय संवेग कितना होगा? वो होता है बेटा mvr बराबर nh/2π। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके वीडियो में बता देना। तो जहाँ पे n क्या है, जहाँ पे na क्या है, एक पूर्णांक है, इसे मुख्य क्वांटम संख्या या फिर क्वांटम नंबर कहते हैं। इसका मान कितना होता है? 1 to 3 आदि हो सकता है। n का मान कक्षा क्रम संख्या भी बताता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट के साथ चलते हैं। आप चलिए जी, देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है, किसी निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन के साथ एक निश्चित मात्रा में संगुणित रहती है। क्या रहती है? संगुणित रहती है। अतः यही कक्षाएं स्थिर अवस्थाएं या ऊर्जा स्तर कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं हम। किसी निश्चित कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन निश्चित है। बिल्कुल ठीक बात है। यदि इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा के अंदर मोशन कर रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन तो जरूर होएगा, चाहे वो उत्सर्जन हो चाहे अवशोषण हो, लेकिन होएगा जरूर। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका। इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूमते रहते हैं। बिना ऊर्जा का, देखो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है, जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षा के अंदर क्या होगा, घूम रहा होगा, तो क्या होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा के अंदर घूम रहा होगा तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। जब उस उत्सर्जन कब करेगा? जब इलेक्ट्रॉन ई बराबर, यानी कि आज पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा या दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में जाएगा। इस पॉइंट में यहाँ पे यही बताने की कोशिश की है बोहर जी ने हमें। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूमते रहते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन न्यून ऊर्जा स्तर, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में कूदता है तो ऊर्जा का क्या होता है? तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। इसके विरुद्ध जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर यानी कि E2 से E1 में कूदता है तब टेली बराबर E2 - E1 ऊर्जा के रूप में परमाणु द्वारा उत्सर्जित की जाती है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप परमाणु के अवशोषण तथा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम निश्चित आवृत्ति की रेखाएं प्राप्त होती है। तो आपको आई होप सो समझ आया होगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें बोहर की कक्ष त्रिज्या। देखो इसे समझ लेते हैं, बोहर की कक्ष त्रिज्या के बारे में। ठीक है, अब एक मिनट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये कक्षा है, ठीक है। अब इस कक्षा के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। ठीक है, इस कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा के अंदर मोशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एक मिनट सुनो, इसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, अब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है,
इस कक्षा के अंदर ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है इसके अंदर, और जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मोशन कर रहा है, इसका वेग v है, और ये जो कक्षा है इसकी त्रिज्या कितनी है r, ठीक है। इसका मास कितना है, इसका मास है m। ये जो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा के अंदर घूम रहा है, मोशन कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य करेंगे आपके। कौन कौन से दो बल कार्य करेंगे इस इलेक्ट्रॉन पर? पहला बल जो कार्य करेगा इस पर, वो करेगा अभिकेंद्री बल, ठीक है। और दूसरा बल जो कार्य करेगा इस इलेक्ट्रॉन पर, दूसरा बल कार्य करेगा आपका अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से ये पूछ सकता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा के अंदर मोशन करता है तो उस पर कौन से दो बल कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक अभिकेंद्री बल और दूसरा बल कार्य करेगा इस पर अपकेंद्री बल। जो अभिकेंद्री बल है, अभिकेंद्री बल जो है वो इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर आकर्षित कर रहा है, यानी कि आप जिसे कह सकते हैं स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये बल क्या कर रहा है, ये बल इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन को। और जबकि जो अपकेंद्री बल है, जो आपका अपकेंद्री बल है, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर खींच रहा है, बाहर की ओर आकर्षित कर रहा है, बाहर की ओर, ठीक है। और जब ये जो अपकेंद्री बल है ये बाहर की ओर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, और जो अभिकेंद्री बल है ये आपको अंदर की ओर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो ये दोनों जो बल होंगे, ये बेटा दोनों बल एक दूसरे के बराबर होंगे। तो mv² बराबर r बराबर ZU² अपॉन r², ठीक है। यहाँ से एग्जामिनर पूछ ले कि कौन से दो बल बराबर होते हैं। ये वाला जो बल है ये आपका अभिकेंद्री बल होता है, और ये वाला जो बल है वो होता है आपका अपकेंद्री बल, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं आगे। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उसका स्पर्श रेखा v वेग हो, तब r त्रिज्या वाले वृत्त में लगने वाला अपकेंद्र बल कितना होगा? ये होगा F बराबर mv² अपॉन r। यही है ना, यही होता है। ये कुछ मैं पॉइंट लिखे होते हैं, इन पॉइंटों को बेटा याद रखना, क्योंकि पेपर आपका MCQ है और उसमें कुछ भी आ सकता है कहीं से भी। तो प्लीज़ ये पॉइंट ज़रा ध्यान रखा करो इन पॉइंटों पर। देखो, हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम कक्षा की त्रिज्या को बोहर त्रिज्या भी कहते हैं। जो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा होती है उस त्रिज्या को हम बोहर की त्रिज्या भी कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये होती है बेटा r n से प्रेजेंट करते हैं, इसकी होती है 0.529 इंटू n², ठीक है। अब एक पॉइंट और देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? ये तो आपको पता होगी, संपूर्ण ऊर्जा यानी कि टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर होती है आपकी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। एक और ये रही, इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा होती है काइनेटिक ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे यही है सब कुछ। जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकटतम संभव कक्षाएं व्यवस्थित है, जैसे हाइड्रोजन का एकांकी इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा के कोष में, जब ये न्यूनतम संभव ऊर्जा व्यवस्थित होती है तब यह अवस्था आह अवस्था स्थिर अवस्था कहलाती है, ठीक है। किंतु जब इलेक्ट्रॉन किसी बाह्य स्रोत जैसे विद्युत चिंगारी से ऊर्जा अवशोषित करके, मतलब किसी बाहर की स्रोत से क्या कर रहा है, यानी कि ऊर्जा अवशोषित कर रहा है, अधिक ऊर्जा संपन्न स्तरों में पहुंच जाते हैं, तो ऐसी अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहलाती है। आग अवस्था में परमाणु की ऊर्जा कितनी होती है? -3.313.9
3 किलो कैलोरी मोल है। तो ये तो आपको देख लेना है थोड़ा, इनमें कोई समझाने वाली बात नहीं है बस। यह रीडबाग नियतांक, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। रीडबाग नियतांक क्या, रीडबाग नियतांक की वैल्यू कितनी होती है? इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 1.10969 सेंटीमीटर इनवर्स। कितनी होती है? 10961099679। ठीक है जी। यह मान बामर द्वारा दिए गए अनुमानिक मान के लगभग किसके बराबर होता है? ये होता है बामर द्वारा दिए गए अनुभाविक मान के लगभग बराबर होता है। जो बामर के द्वारा दिया गया मान है किसके बराबर होता है? जो बामर श्रेणी के द्वारा जो मान दिया गया बामर के द्वारा उसके लगभग ये बराबर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। देखो ये है आपका समझाने वाला टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बोहर सिद्धांत तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बोहर सिद्धांत तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है? तो इसके लिए मैं आपको एक वाइट पेज लेता हूँ, उससे समझाता हूँ। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है बोहर सिद्धांत। बोहर सिद्धांत, बोहर सिद्धांत होता क्या है? पहले इसको ये मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। बोहर सिद्धांत की कहानी क्या है, क्या है इसकी मूवी। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं बोहर सिद्धांत के बारे में। देखो ये क्या है, ये मेरे पास ये एक विसर्जन नली है। ठीक है जी, क्या है ये? विसर्जन नली। ठीक है जी, अब इस विसर्जन नली के अंदर मैंने क्या किया? मैंने बहुत सारी हाइड्रोजन गैस भर दी। समझना, हाइड्रोजन गैस। मैंने इस विसर्जन नली के अंदर क्या किया? मैंने बहुत सारी हाइड्रोजन गैस भर दी। और जैसे मैंने इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर दी तो क्या हुआ? इस पे मैंने एक हल्का सा दाब दिया, यानी कि प्रेशर। हल्का सा मैंने इसको क्या किया? दाब दिया, प्रेशर दिया इसको। ठीक है, और इसके अंदर मैंने फिर क्या किया? विद्युत धारा, विद्युत विसर्जन, यानी कि मैंने इसके अंदर क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर दी, विद्युत विसर्जन किया मैंने इसके अंदर। ठीक है, समझ आ रहा है? ये क्या है? ये क्या है? ये विसर्जन नली का है। ठीक है, दोबारा एक बार देख लो, ये विसर्जन नली का है। इस विसर्जन नलिका के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस डाली, थोड़ी सी ये डाल दी। ठीक है जी, अब हाइड्रोजन गैस डालने के बाद मैंने क्या किया? इस पर थोड़ा सा प्रेशर दिया, हल्का सा दाब दिया। ठीक है, और जैसे मैंने इसको हल्का सा दाब दिया, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की, कर दी। अब हाँ भैया आपने कर दी। जब मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की तो क्या हुआ? तो ये इसके अंदर मैंने देखा भैया इसके अंदर हल्का प्लस नीला। ठीक है, इस नलिका के अंदर मैंने देखा कि हल्का नीला प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है इसके अंदर से, हल्का नीला प्रकाश। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा कैसा प्रकाश उत्सर्जित हो रहा? हल्का प्लस नीला। ठीक है जी, अब ये जो प्रकाश था, अब मैंने भैया इस प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा। ठीक है, और जब मैंने इस प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा तो प्रिज्म से गुजारने के बाद मैंने देखा भैया बहुत सारी, प्रिज्म से गुजरने के बाद बहुत सारी, ऐसे ऐसे बहुत सारी। ठीक है,
बहुत सारी असंगत रेखाओं का एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। ठीक है, असंगत रेखाओं का क्या प्राप्त हुआ? एक स्पेक्ट्रम, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। ठीक है, और इस स्पेक्ट्रम की जो बोहर सिद्धांत था, इसने इसकी व्याख्या की, फिर इसने भी कुछ पॉइंट दिए। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। और थोड़ा फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये क्या है? ये एक विसर्जन नली का एक्सपेरिमेंट किया गया है। ये विसर्जन नलिका। ठीक है, इस विसर्जन नलिका के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। ठीक है, भरी हुई है। इसके अंदर मैंने हल्का सा प्रेशर दिया और फिर इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने के पश्चात मैंने पाया, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने के पश्चात मैंने पाया कि नलिका के अंदर हल्का प्लस नीला, हल्का प्लस नीला प्रकाश दिखाई देता है इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने के बाद। कैसा? हल्का प्लस नीला प्रकाश, ये प्रकाश दिखाई दिया। अब ये जो प्रकाश दिखाई दिया, अब इस प्रकाश को फिर किससे गुजारा गया? प्रिज्म से। अब प्रिज्म से गुजारने के बाद एक स्पेक्ट्रम, बहुत सारी रेखाओं से मिलकर एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। यही आपका बोहर का सिद्धांत है। फिर इसने इस सिद्धांत पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। तो ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। तो चलिए हम इसको थोड़ा जान लेते हैं। यही चीज़ मैंने इसमें लिख रखी है, बस यही वाला मटेरियल मैंने सब लिख रखा है इसमें। तो अब हम देखते हैं। चलिए देखो, बोहर सिद्धांत तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो, जो मैंने बताया बिल्कुल यहाँ पे मैंने वही लिख रखा है, टिट्टू, कुछ नहीं लिख रखा मैंने, वही देखो। जब विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस को अल्प दाब पर लेकर इसमें विद्युत विसर्जन प्रवाहित करते हैं, तब नलिका में कैसा? हल्का नीला प्रकाश उत्सर्जित होता है। इस प्रकाश को जब किससे गुजारा भैया? इस प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा, तो कई पृथक रेखाओं वाला असंगत रेखिक स्पेक्ट्रम क्या प्राप्त होता है? एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। बोहर ने अपने सिद्धांत के द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या की। अपने सिद्धांत के आधार पर बोहर ने क्या किया? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। ठीक है जी, अब क्या व्याख्या की, अब थोड़ा देख लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन, इन्होंने क्या बताया देखो, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से द्रव्यमान ऊर्जा स्तर n=2 में आता है, तब बामर श्रेणी प्राप्त होती है। अब यहाँ पे तो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, सर जी क्या? अब कन्फ्यूजन ये है यहाँ पर, अब सर जी अभी तो तुमने ये बताया था, जब इलेक्ट्रॉन E1 से पहली कक्षा से दूसरी E2 या E2 से E1 में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, अवशोषण करता है। हाँ, मैंने यही बताया था आपको, बट ये था और अभी भी है। बट यहाँ पे जो बोहर जी थे, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने ये पाया, इन्हें ये ठीक लगा, तो इन्होंने ये चीज़ दी यहाँ पे। ठीक है, देखो, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से द्रव्यमान ऊर्जा स्तर में, यानी कि n=1 से, देखो, यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर से n=1 यानी कि पहली कक्षा में आता है, तब बामर क्या प्राप्त होती है? तब बामर श्रेणी प्राप्त होती है। और बामर श्रेणी के लिए क्या होता है? बामर श्रेणी के लिए n1=2, n2=3, 4, 5। बामर श्रेणी के लिए यहाँ पे क्या होता है? बामर श्रेणी के लिए ये होता है, देखो, ये आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, V bar 109679
1/2 बराबर 1/n2 n2 ठीक है, ये इक्वेशन प्राप्त हुई बाउंड श्रेणी के लिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहले, यानी कि कौन से में, n बराबर उच्च ऊर्जा स्तर यानी कि ऊंचे से n बराबर 1 और कोमा 3 कोमा 4 और कोमा 5 ऊर्जा स्तर में लौटता है तो क्रम से कितनी श्रेणी प्राप्त होती है? हमें 5 प्रकार की श्रेणी प्राप्त होती है। लाइमन, पास्चन, बेकरेट और फूड श्रेणी, 4 श्रेणी प्राप्त होती है। लाइमन, पास्चन, बेकरेट तथा फूड श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, देखो ये एक चार्ट है, ये आपको चार्ट याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस चार्ट में हो सकता है वो वेवलेंथ पूछ ले। देखो, लाइमन श्रेणी, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइमन श्रेणी के लिए होता है n बराबर 2 3 4 5 6 ETC। ठीक है, और इसके लिए पराबैंगनी रीजन कैसा होता है? लाइमन श्रेणी के लिए रीजन कैसा होता है? जो आपकी कैसी होती है, अल्ट्रावायलेट जो तरंगे कैसी होती है वो होती है पराबैंगनी। लाइमन श्रेणी के लिए कैसी तरंगे होती है? वो होती है यहाँ पे पराबैंगनी। ठीक है, और इनकी जो वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? वो होती है 920 से 1200 के बीच में, 920 से 1200 तक के बीच में होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम बामर श्रेणी के लिए। अब बामर श्रेणी के लिए n बराबर होता है 3 4 5 6 7 ATC। और यूजिबल ये क्या होती है? जो आपकी बामर श्रेणी होती है ये आपकी दिखाई नहीं देती है। जो बामर श्रेणी होती है ये होती है आपकी यूजिबल यानी कि जो आपको दिखाई नहीं देती। और जबकि आपकी लाइमर श्रेणी जो होती है, लाइमर श्रेणी आपकी दिखाई देती है, कैसी होती है? वो होती है पराबैंगनी। लेकिन जबकि जो यूजिबल यानी जो बामर श्रेणी होती है वो आपकी दिखाई नहीं देती। और इनकी जो वेवलेंथ कितनी होती है? इनकी वेवलेंथ होती है सर जी 4000 से 6500 के बीच में। कितनी? 4000 से 6500 के बीच में, 6500। ठीक है, अब बात करते हैं पास्चन श्रेणी। अब पास्चन श्रेणी के लिए होता है n बराबर 4 5 6 7 से, ये होती है आपकी अवरक्त। कैसी होती है? इनके लिए रीजन होता है अवरक्त। ठीक है, और ये इनके लिए जो वेवलेंथ होती है वो होती है 9500 से 18750 तक के बीच में होती है इनकी वेवलेंथ। 9500 से 18750 तक के बीच में वेवलेंथ इनकी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बेकरेट श्रेणी। इनके लिए होता है n बराबर 5 6 7। इनके लिए n बराबर होता है 5 6 7। ठीक है, और इनके लिए कोई रीजन नहीं होता है। ठीक है, और ये 19,450 से 19,450 से 40,500 के बीच में होती है। ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं होती, ये अदृश्य होती है। ठीक है, ये अदृश्य होती है जो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। इनकी वेवलेंथ होती है 19,450 से 40,500 तक के बीच में होती है। कितनी हाई वेवलेंथ होती है इनकी। फिर है ब्रेकफोर्ड, इनकी होती है n बराबर 6 7 होता है, और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 37,800 से 75,000 तक के बीच में होती है। 37,800 से 75,000 तक के बीच में होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये चार्ट आपको याद कर लेना है क्योंकि इस चार्ट से आपका हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन निकल जाए इस बार। ठीक है, तो चार्ट को इसको याद कर लेना है बहुत ही अच्छे से। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। बोहर की सीमाएं। अब ये जो सिद्धांत था, अब बोहर ने अपना सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन इस सिद्धांत की कुछ लिमिटेशन थी, कुछ सीमाएं थी इस सिद्धांत की। अब वो सीमाएं क्या थी, इस सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। देखो, जो बोहर का सिद्धांत था वो जैसे हीलियम, लिथियम, जो हीलियम लिथियम है, हीलियम और लिथियम स्पेक्ट्रम की तो व्याख्या वो सफलपूर्वक करता था। ठीक है, जबकि जिनके अंदर, जिन स्पेक्ट्रम के अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं? एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, उन परमाणु या अणुओं की व्याख्या करने में क्या रहा? ये असफल रहा। तो पहला पॉइंट आप इसका समझ गए, क्या कहने की कोशिश की है पहले पॉइंट में बोहर जी ने पहले पॉइंट में हमें यह बताने की कोशिश की है कि ये जो आपका बोहर जी का सिद्धांत था जो इन्होंने दिया था, ये
हीलियम, लिथियम। इस प्रकार के जितने भी हीलियम और लिथियम के जो स्पेक्ट्रम है, इनकी तो ये सफल पूर्वक व्याख्या करता था, ठीक है। जबकि यानी कि वे स्पेक्ट्रम जिनके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, उन परमाणु या आयनों की स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या रहा, ये असफल रहा, फेल हो गया, ठीक है। पहला पॉइंट ये। अब इसके सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। देखो, बोहर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन के समान एकांकी इलेक्ट्रॉन वाले आयनों जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे हीलियम, लिथियम, स्पेक्ट्रम की व्याख्या सफल पूर्वक कर सका, परंतु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयनों की स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या रहा, ये असफल रहा, फेल हो गया, जिनके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि जिस पदार्थ से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अनेक रेखाओं के विभक्त हो जाते हैं। इस प्रकार हुए स्पेक्ट्रम के विघटन को जेमन प्रभाव कहते हैं। अब देखो क्या है, सपोज करो मेरा ये क्या है, मेरा एक परमाणु है, किसका है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब इस परमाणु से, अब इसके ऊपर मैंने, इस परमाणु से मैंने एक स्पेक्ट्रम बना लिया। इस परमाणु से मैंने हाइड्रोजन का जो परमाणु था, इससे मैंने एक स्पेक्ट्रम बनाया, ठीक है जी। हाँ जी सर, आपने स्पेक्ट्रम बनाया, ठीक है, ठीक है। अब ये जो स्पेक्ट्रम बनाया, ठीक है, अब ये बताओ, अब मैंने इस परमाणु से स्पेक्ट्रम बनाया, अब ये जो स्पेक्ट्रम है, इसका जहाँ पर भी यूज होगा या जिस भी जगह में यूज होगा, ठीक है, ठीक है। अब इससे जो भी चीज़ बन रही है मेरी, कुछ भी चीज़ बन रही है, इससे मैंने सपोज करो मैंने स्पेक्ट्रम ही बना लिया, ठीक है, और इस पर क्या होगा, इस स्पेक्ट्रम पर मेरा जो जेमन प्रभाव होगा, ठीक है। अब ये जो मैंने स्पेक्ट्रम बनाया, इस स्पेक्ट्रम को बनाने को मैंने कह दिया कि जेमन प्रभाव है, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम बना लिया मैंने इससे, इस हाइड्रोजन परमाणु से, इसको मैंने कह दिया जेमन प्रभाव, ठीक है जी, जेमन प्रभाव। और जबकि बोहर का जो सिद्धांत था, वो इस जेमन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, देख लो, ये क्या है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु है। अब इस परमाणु से मैंने क्या किया, इस परमाणु का मैंने, ये जो मेरा हाइड्रोजन का परमाणु था, इसका मैंने उत्सर्जन किया, ठीक है। अब उत्सर्जन करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या किया मैंने, इसे मैंने एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा। अब चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद ये बहुत सारी रेखाओं में विभक्त हो गया। अब जब ये बहुत सारी रेखाओं में विभक्त हो गए तो क्या प्राप्त हुआ मेरा, ये स्पेक्ट्रम बन गया एक मेरा। इससे मैंने, अब तो फाइनली डिसीजन ये होगा, मैंने इससे अपना एक स्पेक्ट्रम बना लिया, ठीक है, बना लिया। अब इस प्रकार बने हुए स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार बने हुए स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, जेमन प्रभाव, क्योंकि इसी से बनाया है मैंने, क्योंकि इस हाइड्रोजन के परमाणु से मैंने क्या बनाया, ये एक स्पेक्ट्रम बनाया, और इसको हम कहते हैं जेमन प्रभाव, ठीक है। और ये जो बोहर का सिद्धांत था, ये इस जेमन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका, यही आपका पॉइंट। देखो, प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि जिस पदार्थ से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, यानी कि जिस पदार्थ से, इससे, उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, इसे मैंने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, ठीक है। स्पेक्ट्रम रेखाएं अनेक रेखाओं में विभक्त हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या हुआ, बहुत सारे विभक्त हो गए, बहुत सारे विभक्तों में, यानी कि फाइनली एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, आप ये मान सकते हो, ठीक है। इस प्रकार हुए स्पेक्ट्रम रेखाओं के विघटन को, ठीक है, ये जो रेखाओं से जो एक स्पेक्ट्रम बना, जो बहुत सारी रेखाओं में कन्वर्ट हो गया,
इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जेमन प्रभाव। इसको हम क्या कहते हैं? जेमन प्रभाव। ठीक है। और इस जेमन प्रभाव की जो बोहर का सिद्धांत था ये व्याख्या नहीं कर पाया, तो फेल हो गया ये सिद्धांत। ठीक है, ये पॉइंट भी क्या हुआ? फेल हो गया इसका। कुछ कमी थी, ये सोचने वाली बात है। यदि कोई नियम किसी ने दिया है तो उसका ठीक तरह से उपयोग भी होगा और उसका सदुपयोग भी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम। इसे एक बार देख लो। प्रयोग द्वारा ज्ञात हुआ जिस पदार्थ से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, इससे प्राप्त हुआ है, उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्पेक्ट्रम रेखाएं अनेक रेखाओं में विभक्त हो जाती है, यानी कि बहुत सारी में, ये हो गई बहुत सारी में। और इस प्रकार हुए स्पेक्ट्रम के विघटन को, यानी कि इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं जेमन प्रभाव। अब तो आपको समझ आ गया होगा। और जेमन प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बोहर सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान कण की भांति व्यवहार करता है। बोहर सिद्धांत क्या कहता है? बोहर सिद्धांत ये कहता है जो इलेक्ट्रॉन जो है वो द्रव्यमान कण की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति? द्रव्यमान। बोहर सिद्धांत कहता है ये। और जबकि जो आपका डी ब्रोगली है, डी ब्रोगली क्या कहता है? डी ब्रोगली ये कहता है कि किसी गतिमान कण की, डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन द्वितीय प्रकृति का होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसी प्रकृति का होता है? वो द्वितीय प्रकृति का होता है। और वो कण जो द्रव्य कण की भांति, जो द्रव्य कण और दूसरा तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, परंतु डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन द्वितीय प्रकृति का होता है, अर्थात प्रकाश की भांति द्रव्यमान कण की तरह व्यवहार करता है। तो ये पॉइंट भी आपका क्या हुआ? ये फेल हो गया। ठीक है, ये तो फाइनली क्या बताया? जो बोहर ने बताया, बोहर ने ये बताया जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो द्रव्यमान कण की भांति व्यवहार करता है। और जबकि डी ब्रोगली जो थे, डी ब्रोगली ये तो पहले ही प्रूव कर चुके हैं। जो डी ब्रोगली आपके वैज्ञानिक थे, अब उन्होंने पहले ही ये चीज़ प्रूव करके बता दिया जो इलेक्ट्रॉन जो होता है गतिमान कण वो तरंग और प्लस द्रव्य दोनों की भांति व्यवहार करता है। ये चीज़ तो पहले से ही बता दी गई है। तो फाइनली ये डिसीजन भी उनका क्या हुआ? फेल हो गया। अब लास्ट पॉइंट है इसका, और हमारी वीडियो का ये लास्ट पॉइंट है। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्तीय कक्षाओं में निश्चित वेग से परिक्रमा अर्थात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का भ्रमण पथ निश्चित है, परंतु हाइड्रोजन वर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति अर्थात सही वेग को एक ही समय पर मापना यथासंभव है। इस प्रकार बोहर के निश्चित त्रिज्या वाली कक्षा हाइड्रोजन सिद्धांत के विपरीत है। अब देखो ये पॉइंट समझो, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इस पॉइंट को समझते हैं। देखो, बोहर के अनुसार नाभिक के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्तीय कक्षा में निश्चित वेग से परिक्रमा करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन भ्रमण पथ निश्चित है। अब आप ये बताओ, ये कक्षा है, ठीक है, इसके अंदर ये इसका नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है? ये मोशन कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। देखो, जो बोहर जी हैं, बोहर जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? बोहर जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, कि जब किसी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, बोहर जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा के अंदर मोशन करता है तो उसका वेग और प्लस स्थिति दोनों का एक साथ हम निर्धारण कर सकते हैं। दोनों को एक साथ हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। ठीक है जी।
और जबकि जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, अब उसने क्या बताया था? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जो था वो ये कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा के अंदर या कहीं पे भी मोशन करता है तो उसकी प्लस स्थिति और प्लस वेग दोनों का एक साथ निर्धारण करना क्या है? असंभव। और जबकि बोहर जी हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? बोहर जी हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों का एक साथ निर्धारण कर सकते हैं। तो क्या हुआ? ये पॉइंट भी आपका फेल हो गया। ये आपका पॉइंट क्या हुआ? ये आपका फेल हो गया। तो इस कारण आपका बोहर जी का सिद्धांत ये फेल हो गया। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देख लो आप। बोहर के अनुसार नाभिक के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्तीय कक्षा में निश्चित वेग से परिक्रमा करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन का भ्रमण पथ निश्चित है। परंतु हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा सही वेग को एक ही समय पर मापना असंभव है। इस प्रकार बोहर की निश्चित त्रिज्या वाली बोहर की जो कक्षा है, निश्चित त्रिज्या वाली कक्षा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के क्या है? वो भी विपरीत है। तो ये आपका पूरा ही सिद्धांत ये आपका फेल हो गया। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, आपको जो PDF फाइल मिलेगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर आपको सर्च करना है। वहाँ पे अश्वनी स्टडी पॉइंट, और वहाँ पे आपको PDF फाइल के इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो आप वीडियो पूरी देखना। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। कल इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।